Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. You all are good. This is Vikram Sharma, म्यूज़िक टीचर सर्वित कार्य विद्या मंदिर फाजिलका। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है राग भैरव। तो राग भैरव को अच्छे से सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ें राग भैरव के बारे में जाननी होंगी। सबसे पहले आपको जानना होगा राग भैरव का परिचय। उसके बाद आप जानेंगे राग भैरव का स्वर विस्तार और उसके बाद राग भैरव की बंदिश और अंत में उस बंदिश में प्रयोग होने वाली ताने। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद हम राग भैरव के बारे में जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जान जाएंगे। यूँ तो राग भैरव का जो विस्तार है वो अनंत है, पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये 4 चीज़ें जानेंगे और इससे हम राग भैरव के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले परिचय में कुछ टर्म्स आती हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टर्म आती है थाट। जी हाँ, थ को आ की मात्रा, ट, थाट। क्या चीज़ होती है थाट? थाट है 7 स्वरों का समूह। उन 7 स्वरों के समूह से हम रागों को उत्पन्न कर सकते हैं, हम रागों को पैदा कर सकते हैं। तो 7 स्वरों का वह समूह जो राग उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, जिसमें से राग ड्राइव हो सकते हैं, उसे हम थाट कहते हैं। तो राग भैरव का जो थाट है वो है भैरव। जी हाँ, ये भैरव थाट से ही उत्पन्न हुआ राग है, इसलिए इसे थाट भैरव का आश्रय राग कहते हैं, क्योंकि इसका थाट भी भैरव है और इस राग का नाम भी भैरव ही है। इसलिए इस राग को यानी कि राग भैरव को थाट भैरव का आश्रय राग कहते हैं। ओके, तो क्या स्पेशलिटी होती है थाट भैरव की? मैं आपको एक बात कह दूं, राग भैरव और थाट भैरव इसमें डिफरेंस है, इसको अलग अलग रखिएगा। थाट भैरव सिर्फ 7 स्वरों का समूह है, ग्रुप ऑफ 7 नोट्स। वो नोट्स क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ग्रुप ऑफ 7 नोट्स है और राग जो भैरव है वो उस 7 स्वरों से निकला हुआ राग है। तो इस चीज़ का जो अंतर है वो आपने अपने जहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। तो थाट भैरव में कौन कौन से 7 स्वर हैं मैं ये आपको अब बताना चाहूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि किन 7 स्वरों से राग भैरव उत्पन्न हुआ है। थाट भैरव में जो स्वर हैं वो हैं सा, रे कोमल, गा, मा, पा, धा कोमल, नी। ज़रा हम इसको अगर थोड़ा इनकी आवाज़ें सुन लेंगे तो शायद हम थोड़ा और करीब पहुंच जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के। देखिए ज़रा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये 7 स्वर राग भैरव में प्रयोग होते हैं। इन्हीं 7 स्वरों से बना है थाट भैरव। तो मेरे ख्याल से थाट भैरव के बारे में आपको पता चल गया होगा। उसके बाद टर्म आती है जाति। जाति क्या चीज़ है? जाति का संबंध है आरोह, यानी कि व्हेन पिच इंक्रीजेस, जब स्वर चढ़ते हैं, आरोह और अवरोह जब स्वर उतरते हैं। तो जाति का जो संबंध है आरोह में और अवरोह में लगने वाले स्वरों की गिनती से।
किसी राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर प्रयोग होते हैं। तो अगर फर्ज कीजिए कि किसी राग के आरोह में, यानी कि जब पिच इंक्रीज होती है, स्वर चढ़ते हैं, किसी राग के आरोह में 5 स्वर लगते हैं और उसके अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, तो हम कहेंगे कि उस राग की जाति क्या है? ओडव माने 5 और संपूर्ण माने 7। ओडव संपूर्ण, इसका मतलब क्या हुआ कि आरोह में 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। तो इस तरह से जाति डिसाइड होती है राग के आरोह और अवरोह में लगने वाले स्वरों की गिनती से। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। तो इस राग की जो जाति है वो है संपूर्ण संपूर्ण। आप समझ गए होंगे कि आरोह में भी 7 स्वर और अवरोह में भी, जी बिल्कुल सही, 7 स्वर, अवरोह में भी 7 स्वर लगते हैं। तो इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है वादी स्वर। जी हाँ, वादी स्वर को राजा स्वर भी कहते हैं और हमें पता है कि राजा जो होता है वो सबका सरदार होता है, सभी उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, या जो भी दारोमदार होता है वो सरदार पे होता है। हालांकि बाकी लोग भी काम करते हैं, पर जो सरदार का फैसला होता है दैट इज़ फुल एंड फाइनल। तो वादी स्वर को राजा स्वर भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा स्वर, राग का ऐसा स्वर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, जिस पर बार बार जाकर रुका जाता है, स्टे किया जाता है, तो उसे हम वादी स्वर कहते हैं। इस राग का वादी स्वर जो है वो है धा कोमल, धा कोमल। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है संवादी स्वर। संवादी स्वर को मंत्री स्वर भी कहते हैं। अब आप सब जानते हैं कि राजा के बाद अगर नेक्स्ट हायर पोस्ट है, उससे जो मैं कह सकता हूँ कि उससे बाकी सभी से बड़ी और राजा से कम जो पोस्ट है वो है मंत्री की। तो इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि जो संवादी स्वर है वो वादी स्वर से थोड़ा कम महत्व रखता है, परंतु बाकी सभी स्वरों से ज़्यादा महत्व रखता है, यानी कि उसका भी प्रयोग वादी स्वर के बाद ज़्यादा किया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है समय। जी हाँ, हमारी भारतीय संगीत पद्धति में रागों का समय निर्धारित किया गया है। तो हर राग को गाने का एक विशेष समय है, एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें वो राग जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस राग का जो गायन समय है वो है प्रातःकाल। प्रातःकाल का समय क्या होता है? 4 से 7 बजे तक, 3 घंटे का समय है प्रातःकाल का, 4 से 7 बजे। तो ये 4 से 7 बजे के बीच में गाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है इसकी समप्राकृतिक राग। समप्राकृतिक राग का मतलब एक जैसी प्रकृति वाले, एक जैसी नेचर वाले राग। तो इसके समप्राकृतिक राग हैं कालिंगड़ा और रामकली, ये इसके समप्राकृतिक राग हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है वर्जित स्वर। जी हाँ, वर्जित स्वर। वर्जित स्वर क्या होते हैं? ऐसा स्वर जो राग में प्रयोग नहीं होता, परंतु इस राग में कोई भी ऐसा स्वर नहीं है जो राग में प्रयोग ना हो रहा हो। सातों के सातों स्वर, मैंने आपको बताया था कि कम से कम 5 स्वर राग में होने ज़रूरी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 लगते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी वर्जित स्वर नहीं है।
सभी के सभी जो 7 स्वर हैं, सा, रे कोमल, गा, मा, पा, धा कोमल, नी, ये सारे के सारे इस राग में प्रयोग होते हैं, इसलिए इसमें वर्जित स्वर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है आरोह। राग का आरोह माने राग के स्वरों का जो चढ़ना है वो किस तरह से है, आरोह। इसकी पिच कैसे इंक्रीज़ होती है, तो मैं वो आपको थोड़ा गा के बताता हूँ, उसी से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये था इसका आरोह, मध्य सा से लेकर तार सप्तक के सा तक। अब अवरोह। अवरोह में हम जानते हैं कि हम तार सप्तक के सा से मध्य सा तक जाते हैं। तो अवरोह किस तरह से है इसका, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये है इसका अवरोह। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है पकड़। पकड़ क्या चीज़ है, पकड़ में ऐसी स्वर संगतियाँ होती हैं, ऐसे म्यूज़िकल फ्रेजेस होते हैं, उनको जब गाया जाता है तो जो राग भैरव के जानकार हैं, जिनको राग भैरव की नॉलेज है, तो उनको एक झटके में पता चल जाता है कि राग भैरव का संधान किया जा रहा है। तो पकड़ में ऐसी स्वर संगतियाँ होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी बात पकड़ में आ गई, अरे अब मेरी बात पकड़ में आ गई। पकड़ में आने का मतलब क्या है कि समझ में आ जाना। आपको कोई ऐसा हिंट मिलता है या आप किसी ऐसे कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि आपको बात समझ में आ जाती है। तो किसी राग की पकड़ में भी ऐसी स्वर संगतियाँ होती हैं, राग की ऐसी पहचान छुपी होती है कि आप जब उन स्वरों को, उन स्वर संगतियों को सुनते हैं तो आप झटके से, अगर आपको भैरव राग की नॉलेज है तो आप एक झटके में पहचान जाते हैं कि राग भैरव गाया जा रहा है। ठीक है, तो पकड़ इसकी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ग म ध धा पा ग म रे रे सा। एक बार फिर से सुनिए, ग म ध धा पा ग म रे रे सा। तो यहाँ पर आपका परिचय खत्म होता है। उसके बाद आ जाती हैं विशेषताएं। विशेषताओं में क्या चीज़ है, विशेषताओं में हम जानते हैं कि राग की कुछ खास बातें बताई जाती हैं। पहली खास बात ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये सबसे प्राचीन राग है और भगवान शंकर महादेव के मुख से सबसे पहले राग भैरव ही उत्पन्न हुआ था, ऐसा माना जाता है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है इसकी कि मध्यकाल में सभी मतों ने इसे मुख्य राग माना। इसके बाद तीसरी विशेषता है कि यह गंभीर और करुण प्रकृति का राग है। आपने देखा ही होगा, जब मैंने स्वरों का संधान किया था तो आपको एक सीरियसनेस जो है वो इस राग में आपको महसूस हुई होगी, या ऐसा महसूस हुआ होगा कि एक किसी को करुणा आ रही हो, किसी पर दया आ रही हो, तो ऐसी आपको अनुभूति हुई होगी। तो ये गंभीर और करुण प्रकृति का राग है।
इसमें ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना ये सभी गाए जाते हैं। ये सभी गायन शैलियाँ हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, है ना, तराना, तो ये सभी गायन शैलियाँ हैं। तो इसमें ये सब गाई जाती हैं इस राग में। उसके बाद चौथी इसकी विशेषता है कि इस राग में रे कोमल और धा कोमल को आंदोलित किया जाता है। कैसे? जैसे गा मा धा धा पा, किया ना मैंने धा कोमल को आंदोलित। इसी तरह से रे कोमल को भी किया जाता है, गा मा रे रे सा। आंदोलित का मतलब होता है वाइब्रेट करना। उसके बाद पांचवीं इसकी विशेषता है कि वादी स्वर धा कोमल होने के कारण, इसका वादी स्वर आपको पता है, मैंने परिचय में आपको बताया था कि धा कोमल है। तो धा कोमल वादी स्वर होने के कारण ये एक उत्तरांगवादी राग है। पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी राग क्या होते हैं, ये हम जो है जब आपका रागों का समय सिद्धांत, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राग का स्वर विस्तार करेंगे और राग की बंदिश हम करके देखेंगे। ठीक है जी, आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर निकलते वक्त मास्क का और सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर कीजिए। सुरक्षित रहिए सभी का और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।